ओ लड़की, ये विदाई का क्या नाटक है? तू अपना घर छोड़ती क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि दूसरे के घर जाकर झाड़ू पोछा कर सके? और ये जो 6-6 महीने पहले से दहेज की तैयारियां चलती हैं, ये असल में तुझे विदा करने की नहीं, तुझे एक सामान की तरह पैक करके मूलतः लड़की को शिप करने की तैयारी है। विदाई पर दुख का ढोंग तो खूब होता है, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो। पर कोई एक तर्क, बस एक तर्क दे कि तुझे अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना क्यों है? क्या मजबूरी है? कौन मजबूर कर रहा है तुझे? बोल, ओ लड़की बता, क्योंकि मुझे नहीं पता। और ऐ बाप, तू बता, ये तेरा कैसा महान प्रेम है कि अपनी ही बेटी को किसी अनजान के घर हमेशा के लिए धकेल रहा है? अपनी बेटी को। और अगर समाज के सड़े हुए नियमों के दबाव में ये सब कर रहा है, तो फिर जीवन भर ये पाखंड क्यों किया कि तुझे बेटी से प्रेम है? पाखंड तो नहीं है, क्योंकि रोना तुझे सच में आता है विदाई पर, तो फिर ये विदाई करनी ही क्यों है? ऐसा कौन सा तर्क है जो लड़के को तो घर में साथ रखता है लेकिन लड़की को नहीं? कोई एक तर्क? ए माँ, ओ माँ, तेरा खुद का वैवाहिक जीवन इतना कठिन, इतना संघर्षपूर्ण था, फिर तू अपनी बच्ची की विदाई ये सोचकर कैसे कर रही है कि उसका भी जीवन बेहतर रहेगा? एक साथी वो होता है जो मानसिक और शारीरिक साथ, कंपेनियनशिप पूरा करे। पर यहाँ त्याग का सारा ठेका किस तर्क से सिर्फ लड़की ने ले रखा है? ये कैसा साथी या दोस्त है जो कह रहा है कि तेरे माँ बाप को छोड़ मेरे घर आ? वो तेरा दोस्त नहीं हो सकता। जिसे तू बुढ़ापे या बीमारी का साथी समझ रही है, वो तेरे काम नहीं आएगा, बल्कि बुढ़ापे और बीमारी में तुझसे अपने काम करवाएगा। और अगर ये कंडीशनिंग और परंपरा है, तो तोड़े से, क्योंकि ये पूरी तरह मूर्खता है। क्योंकि समाज की कंडीशनिंग भी समान रूप से मूर्ख है, और समाज का विरोध झेलना भारी काम है। इसलिए हम अपनी बच्ची को अनजान के हाथ सौंप देते हैं। अपनी बच्ची को। अगर कोई लड़का आपके घर आकर रहने, या थोड़ा तुम थोड़ा मैं, या दोनों अलग रहें, इसके लिए तैयार नहीं है, तो मत करो उससे शादी। ये क्रूर, गलत और घातक परंपरा है, जिसने स्त्रियों की शक्ति को जड़ से खत्म कर दिया है। वो चाहकर भी कभी इस समाज में आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर गुण है, जो शूद्रों दलितों को शक्तिहीन और जीवनहीन ही रखेगा, वैसे ही लड़की का दूसरे के घर जाना है। उन्हें इस परंपरा में रहकर कभी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आजादी नहीं मिल सकती। लड़की आश्रित ही रहेगी, ये तय है। मनुस्मृति कहती है, उसे कभी पिता, कभी पति, तो कभी पुत्र पर आश्रित रहना है। मनुस्मृति के लेखक का इतना घातक और घटिया जाल है। और जब तुम किसी पर आश्रित होते हो, तो उसकी जिंदगी भी खराब कर देते हो। ओ लड़के सुन, तू भी बर्बाद हो रहा है इसमें। ऐसी व्यवस्था ने 2 लिंगों की 50% से भी अधिक ऊर्जा और जीवन खत्म कर रखा है, जिसका तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बंधन से परे जाकर कभी चेक ही नहीं किया। अरे लड़कों की औकात नहीं है शादी करने लायक, अगर इनको अरेंज मैरिज करने की सुविधा घर वाले ना दें। कोई लड़की मुंह ना लगाए, इतने हुए गुजरे होते हैं ये। शादी क्यों करनी है बेहोशी में? करना जितना आसान है, निकलना उससे बहुत कठिन। जीवन फंस जाता है पूरा। ये बहुत घातक बात है, क्योंकि सब आसानी से कर रहे हैं तो आप भी कर लेते हो। रुक जाओ, चेतना बढ़ाओ अपनी। ऐसा मूर्ख इंसान राम यानी सत्य को तो प्राप्त नहीं कर सकता, ना लड़का ना लड़की। देखो, आंखें खोलो, महिला फाइटर जेट उड़ा रही है। 10% भारतीय हवाई जहाज महिला उड़ा रही है, जबकि अमेरिका में केवल 3% है। महिला प्रधानमंत्री रही है। मॉडर्न फिजिक्स की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, एमी नोएदर ने प्रमेय सिद्ध की, प्रकृति में हर सिमेट्री के लिए एक संगत कंजर्वेशन लॉ होता है। अगर कोई प्रयोग आज किया जाए और कल किया जाए और परिणाम समान आए, यानी टाइम सिमेट्री, तो इसका अर्थ है कि एनर्जी संरक्षित रहेगी। इस एक प्रमेय के बिना क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को समझना असंभव है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वयं उन्हें गणित के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण महिला कहा था, क्योंकि एमी ने उनके काम में गलती निकाली और ठीक किया, वरना रिलेटिविटी कभी सिद्ध नहीं हो पाती। उस एमी महिला ने।
और तथाकथित खोखले अमेरिका की 1915 में मिसोजिनी यानी नारी विद्वेष की हद देखो। 1915 में एमी नोएदर जब यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन में प्रवेश चाहती थी तो यूनिवर्सिटी का तर्क था, सुनो इनका तर्क, अगर हम एक महिला को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की आधिकारिक योग्यता दे देंगे तो वो प्राइवेट डोजेंट बन जाएगी और फिर प्रोफेसर। क्या ये हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेगा? जब हमारे सैनिक युद्ध से लौटेंगे और देखेंगे कि उन्हें एक महिला के चरणों में बैठकर सीखना पड़ रहा है तो वे क्या सोचेंगे? उनका मानना था कि महिला एकेडमिक माहौल की पवित्रता को दूषित कर देगी। ये यूनिवर्सिटी है या बाथरूम? विदाई के सारे सुंदर गीत ऐसे बनाए गए हैं कि लड़की को और समाज को एहसास भी न हो कि लड़की को एक वस्तु जो सेक्स के काम आएगी, बच्चा देगी, सेवा देगी और बुढ़ापे में काम आएगी, साफ साफ बोला जा रहा है। ए लड़की, ऐसे बिकने में कौन सी मजबूरी है? छोड़ दे ऐसे माँ बाप जो बेच रहे हैं तुझे, या जो ये सीधा तर्क नहीं समझ पा रहे, या हिम्मत नहीं रखते समाज से लड़ने की तुझसे प्रेम के लिए। इसलिए तू गुनहगार है लड़की, क्योंकि माँ बाप से पहले तेरी जिम्मेदारी है खुद को वस्तु न बनाने की। अगर तुझे लगता है जेल में डाल देंगे, मार देंगे, तुमसे देखा नहीं जाता उन्हें परेशान, अगर ये वजह है जिसके लिए तुम बिकने को तैयार हो, तो ठीक है, बिको, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है इसे बदलने के लिए आने वाला। अगर तुम सच में गणित लगाओ तो वेश्यावृत्ति इससे ज्यादा सम्मानजनक सौदा है। आओ वेश्यावृत्ति पर बात करें थोड़ा। इसके पैदा होने की मूल जड़ है आदमी के नैतिक होने का ढोंग, इसलिए छुप के वेश्यावृत्ति का लाभ लेता है। और देखा जाए तो जहां शरीर का कोई भी हिस्सा पैसे के लिए दिया जाए, चाहे वो फिर नौकरी ही क्यों न हो, वो वेश्यावृत्ति ही है। मीठी बातों या सुरक्षा या केयर के बदले सेक्स लेना वेश्यावृत्ति है। केवल वॉलेंटियर कर्म में ही प्रेम है। बंगाल में दुर्गा पूजा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष वेश्यालय की चौखट पर जाता है तो उसकी झूठी नैतिकता के कारण उसका सारा पुण्य और सदाचार वहीं छूट जाता है, जिससे वो मिट्टी पवित्र हो जाती है। वहीं की एक धार्मिक कथा है कि एक पत्नी का पति वेश्यावृत्ति करने जाता था। पत्नी को पता लगा एक दिन, तो वो वेश्या से लड़ने चली गई और वेश्या को बहुत गंदा सुनाने लगी कि तुमने मेरे पति को बिगाड़ दिया, तुम गंदी हो, अनैतिक हो। तब वेश्या कहती है, मैं प्रेम का नाटक नहीं करती, मैं शरीर के बदले धन लेती हूँ। सौदा खुलकर होता है और एक बार में एक इंसान पर पूरा ध्यान होता है मेरा। खुद कमाती हूँ, अपनी मर्जी से सेक्स करती हूँ, सेवा के नाम पर कोई मेरा शोषण नहीं करता, बच्चा पैदा करने न करने का हक भी मेरा है, मैं आज़ाद हूँ। और तुम, अगर तुम स्वेच्छा से रह रही हो तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तुम जिसे प्रेम या धर्म कहती हो, क्या वो केवल सुरक्षा, संसाधनों और पैसों के बदले शरीर सौंपना, सेक्स करना नहीं है? और तुम्हारा तो सौदा भी झूठ बोलकर होता है, छिपा हुआ, नकली नैतिकता और अच्छाई की आड़ में। दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है तो वो दोनों देवता का आह्वान करती हैं, और तुम समझ पा रहे होगे कि देवता का निर्णय किसके हक में हुआ होगा। वेश्या के हक में। शायद वो चौखट वेश्या की ईमानदारी से पवित्र है। दुर्गा पूजा शाक्त परंपरा का उत्सव है। तंत्र विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति का अपमान करके देवी की पूजा नहीं हो सकती। अद्वैत दर्शन में देवी दुर्गा के लिए न कोई पवित्र है न अपवित्र। वेश्या में भी उसी माँ का अंश है जो एक सती में है। शास्त्रों में दुर्गा पूजा के लिए 9 प्रकार की मिट्टियों का विधान है, जिसमें राजद्वार, चौराहे और गणिका द्वार यानी वेश्या के घर की मिट्टी शामिल है। ये दर्शाता है कि देवी समिष्टि का प्रतीक है, व्यष्टि का नहीं। समाज जिसे गिरा हुआ मानता है, देवी उसे अपनी मूर्ति का आधार बनाकर ये संदेश देती है कि सृजन के लिए समाज के हर इंसान की जरूरत है। ये समाज के नैतिक पाखंड पर करारी चोट है। इंसान ऊपर से सभ्य और अंदर वासना ही वासना, और ऐसी है कि इसे जितना दबाया जाए ये उतनी और फटती है। घर की स्त्रियों के नाच, गाने, कला और इंटेलेक्ट पर हमने रोक लगा रखी थी, तो आदमी आनंद अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए वेश्यालय में जाता था। और सच ये है कि वेश्याएं अधिक कला निपुण थीं और दार्शनिक थीं। आदमी को वहां इंटेलेक्चुअल बात करके अच्छा लगता था। बहुत सी कलाओं का विकास वेश्यालयों में हुआ है, इसी वजह से हुआ। पुरुष हो या स्त्री, जो किसी भी तरह के आदान प्रदान या लाभ के लिए बिक गया, वो वेश्या है। केवल वॉलंटियर कर्म ही प्रेम है।
ये सब नैतिकता थोपने के नतीजे हैं। चेतना का स्तर बढ़ाने से समस्याओं की जड़ देख पाने और नैतिकता दोनों का विकास होता है। कला का विकास थोपी गई नैतिकता के परे विकसित हुए रोगों से हुआ है। फिल्मों में एक्टिंग शुरुआत में वेश्याओं ने ही की है, क्योंकि कला का ज्ञान किसे था? बच्चों की जीवन शिक्षा ऐसी हो कि वो इंसान को लिंग में न देखें। विडंबना देखो, हमारी भाषा लिंग से भेद करती है। नदी कोमल है और पहाड़ कठोर। इसे भी बदलना होगा धीरे धीरे, जेंडर न्यूट्रल शब्दों से, जैसे छात्र की जगह विद्यार्थी बोलना, आदमी की जगह इंसान बोलना। जब भी किसी लड़की का रेप और मर्डर होता है तो पहली प्राथमिक बात ये जो सबसे ऊपर है कि ये होना ही नहीं चाहिए, जस्टिफाइड नहीं है। सबसे पहले उस जानवर को सजा दो, जेल में डालो। इसकी बात नहीं करेंगे, अब बाकी बातें करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो दिखेगा कि लोगों का ध्यान और आक्रोश रेप पर ज्यादा है, मर्डर पर कम। रेप या मर्डर का मकसद बदले के लिए लड़की का नियंत्रण छीन के उसे वस्तु जैसा इस्तेमाल किया गया दिखा के ह्यूमिलिएट करना होता है, क्योंकि रेपकर्ता को पता है इसके बाद समाज ह्यूमिलिएट करेगा और बदला पूरा। और अगर लड़की की इज्जत उसकी जान से बड़ी है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर लड़की की इज्जत उसकी जान से बड़ी है तो ये इससे भी भयानक क्राइम्स को जन्म देती है, जैसे घर वालों का अपनी बच्ची को मार डालना ताकि उनकी इज्जत बची रहे। तो वस्तु तो केवल रेप करता ही नहीं, सब लोग बना रहे हैं लड़की को। ये बात बहुत गलत है कि हम लड़की को पवित्र बोले अगर वो बलात्कार से बचने के लिए जान दे दे। नहीं, उसकी जान ज्यादा कीमती है। तू मुझे जीते जी नहीं छू पाएगा, मेरी लाश को इस्तेमाल कर लेना, ये गर्व करने वाली लाइन नहीं है। ये घटिया वैल्यू सिस्टम है जो इज्जत को जान से ऊपर रख रहा है। लड़के के लिए हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है अगर वो बलात्कार कराए। ये नैरेटिव नहीं चलाया जाना चाहिए कि इज्जत लड़की में रखी है। ये घातक है। यही ह्यूमिलिएट और बदले का तरीका बनता है, क्योंकि लड़की की इज्जत इसके शरीर में है। अरे इज्जत तो बलात्कारी की लूटी है। हाँ, इज्जत तो बलात्कारी की लूटी है। टीवी न्यूज़ पर लड़की की जगह लड़के को दिखाया जाए तुच्छ नजरों से, इतना काफी होगा रेप को एक हद तक कम करने में। लेकिन सबकी नजरें बेचारी बना दी गई लड़की पर होती हैं। हाय गई इसकी इज्जत, इसके बाप, भाई, पति, परिवार सबकी इज्जत लुट गई। अरे भाई, लड़की की इज्जत जगह पर है, इज्जत बलात्कारी की लूट गई है। कम से कम जनता के तौर पर तुम क्यों लड़की की इज्जत लूट रहे हो? बलात्कारी की लूटो। कुछ लोग रेप करने आए तो इज्जत बचाने के लिए जान मत दे बहन, वो तो बची हुई है, बची रहेगी। इज्जत लुटेरे की जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी है समाज की। जान देने से बेहतर जीवन के लिए लड़ते हुए जान चली जाए। समाज को कम से कम अपनी भाषा को ठीक करना होगा। आप सड़क पर जा रहे हैं, कुत्ता काट गया तो जान दे दोगे क्या, या खुद को नीचा देखोगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया? बलात्कारी तो कुत्ता है। मानसिक बलात्कार तो तब होता है जब हम लड़की के यौन अंगों में इज्जत भर के रख देते हैं, जबकि उससे ज्यादा बड़ा उसकी चेतना, कला, सोच, कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व है। और लड़की से छेड़छाड़ तो हर लड़की हर उम्र से लेकर हर उम्र के आदमियों द्वारा घर से लेकर गली मोहल्ला दफ्तर सब जगह झेलती है। तो क्या वो खुद को नीचा दिखाए या उनको जो ये कर रहे हैं? लड़की तो सबसे ज्यादा इज्जतदार है इस हिसाब से, क्योंकि इस तरह छूने वाला समाज और उसके यौन अंगों में इज्जत मानने वाला समाज कितना गिरा हुआ है। जब भी रेप होता है तो गूगल पर उसके एमएमएस क्लिप सर्च क्यों बढ़ जाते हैं? वो मनोरंजन बन चुकी होती है। हमें भी दिखाओ कैसे हुआ था रेप। जब तक ये वैल्यू सिस्टम होगा कि लड़की में सारी इज्जत है तो उस पे अटैक होते रहेंगे। क्यों? वो बहुत सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है। किसी को तुमसे बदला लेना है, वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम्हारी बहन को छेड़ जाएगा। लड़की का कॉन्फिडेंस गिराना है, उसे छेड़ दो, खत्म। अगर रेपिस्ट को ये पता लगे कि लड़की का रेप करूंगा तो उसके आत्मसम्मान पर नहीं लगेगी, जलील नहीं होगी, तो रेपिस्ट की मंशा ही बहुत कम हो जाएगी, ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ। कहीं भी युद्ध हो, पिसती औरत है, क्योंकि हमने इज्जत औरत में रखती है। औरत पर हमला कर दो, सामने वाला आदमी, परिवार, समाज सब खत्म, सब डर जाएंगे। सॉफ्ट टारगेट। उनकी औरत का बलात्कार करो, सब में दहशत होगी, सबसे बदला पूरा होगा। जब तक इज्जत औरत में है तब तक उस पर अटैक होंगे।
तुम जिसे सबसे ज्यादा बचाओगे उस पर ही हमला होगा, चाहे हमलावर को उससे कुछ ना मिले, लेकिन तुम्हें दबा के जलील करके मजा मिलेगा। दुखती नस नहीं होगी तो दबाएगा कौन? वल्नरेबल मत रहो, मजबूत और आत्मनिर्भर रहो, हर तरह से, आध्यात्म, भाव, शरीर, आर्थिक, सब तरह से। आदमी अभी अभी जंगल से बाहर आया है, इसको दबा के नहीं रखोगी तो ये चढ़ बैठेगा। यहाँ आदमी को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, वो रेप कर रहा है, पूरी तरह घटिया है ये। लेकिन वास्तविकता बताई जा रही है कि वो रेप कर रहा, तो जानवर से बचने की तैयारी करो, कमजोर मत रहो। रेप केस जितने आते हैं उससे कहीं ज्यादा तो रिपोर्ट नहीं होते डर के मारे। घर वाले और रेपिस्ट डरा के चुप करा देते हैं तुम्हें। रिपोर्टेड 30,000 हर साल, 100 हर दिन। जो रिपोर्ट नहीं हुए वो 5 गुना से तो ज्यादा ही होंगे। ये मजाक नहीं है, इट्स अ सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ विमेन। अगर आप सर्च करोगे तो पता लगेगा जानवरों में रेप नहीं होता। मेल जानवर चाह के भी नहीं कर सकता, चाहे फीमेल थोड़ी कमजोर होती है। रेप मानव निर्मित चीज है, यानी कि यौन रूप से हिंसा और जलील करना रेप है। ये जानवर नहीं करते। आदमी ने औरत को मानसिक रूप से कमजोर करके ये पूरा इको एंड वैल्यू सिस्टम तैयार किया है। धार्मिक ग्रंथों में, परंपराओं में, छोटी छोटी आदतों में औरत को सॉफ्ट करना और सजा देना डिजाइन किया है। ये लो बंदूक लड़के, ये लो डॉल लड़की। रेप होने के बाद इन किताबों में करने वाले को कोई सजा नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ उसको अपवित्र बता दिया है और आगे भी सजा दिए जा रहे हैं। जानवरों के पास वो किताबें नहीं है, केवल इंसानों में ही रेप होता है। मजबूत बनो। कोई आपके तन को गंदा करे बुरा मानो, लेकिन मन को गंदा करे सबसे ज्यादा बुरा मानो। एक बड़ी दिक्कत है फिजिकल स्ट्रेंथ। प्रकृति ने आपको ठीक ठाक से अधिक ताकत दी है। समाज ने ये नैरेटिव सेट किया है कि आपकी बाजुओं में दम नहीं है। मुख्यतः निर्भरता आदमी पर औरत की इसलिए है क्योंकि उसे लगता है उससे सामान नहीं उठता 8-10 किलो भी। तो प्लीज कसरत कीजिए। एक वजह के चक्कर में किसी पर भी निर्भर हो जाना मूर्खता है। तुम्हारा ध्यान कोई और क्यों रखे? तुम इतनी गई गुजरी हो क्या? ये ताकत वाले काम खुद करो। दूसरा, ठरकी आदमी की मीठी बातों दिखावे में आ जाती हो, जो बाद में वास्तव में किसी काम का इंसान नहीं निकलता और टॉक्सिक चेहरा और सामने आ जाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से खाली थी तुम। मत रहो निर्भर। जब से इंसान धरती पर आया कोई नहीं आया औरत को बचाने, ना आएगा। तुमसे ज्यादा तुम्हारा दर्द किसे पता है? यहाँ अचानक से इस ब्रह्मांड में जन्म लेने के बाद तुम्हारी उन्नति या विनाश का जिम्मेदार कोई और कैसे हो सकता है? तुम्हारा रखवाला कोई कैसे और क्यों होगा तुम्हारे अलावा? तुम्हारी शक्ति तो तुम्हें ही जाननी होगी। माँ बाप भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि स्वीकार करो, या तो कि मैं नहीं जा पाई उनके खिलाफ जब जरूरत थी, क्योंकि भावनाओं से कमजोर हूं और उनके खिलाफ न जा पाने की जिम्मेदारी लेती हूं। दहेज और विदाई जड़ है भ्रूण हत्या की। ये इन्वेस्टमेंट साफ दिखाती है कि लड़का पैदा होगा तो इस सोशल कंडीशन में बेनिफिट है, और लड़की हो तो उस पे इन्वेस्ट करके अंत में ससुराल भेजना है, तो बोझ लेने से अच्छा है मार दो। दुनिया में महिलाओं की हत्याओं में 75% हत्यारे घर वाले, ससुराल वाले और प्रेमी हैं। किसान आत्महत्या की खबर आती है, हिंदू मर जाए मुस्लिम के हाथों तो दंगे हो जाते हैं, लेकिन डेटा कह रहा है हाउसवाइफ की हत्या इनसे बहुत ज्यादा है। ओ हिंदू, ओ मुस्लिम, लड़ने से पहले अपनी स्त्री की हत्या का हिसाब दो। सामान्य लिंगानुपात से अंतर साफ दिखाता है कि 15 करोड़ लड़कियों की भ्रूण में या घरों में हत्या की जा रही है। प्रियतम कहता है मुझे समर्पण दे दो, इस व्यवस्था को समर्पण दे दो। प्रिया कहती है क्या मिला जो मैं चाहती थी, पर यह भी तो नहीं मिला कि मैं क्या चाहती थी। पेट्रियार्की मूलतः ये खुद को शरीर मानना है। अगर तू स्त्री शरीर, मैं पुरुष शरीर, इस स्तर की चेतना रखेंगे तो जानवर जितनी चेतना है। जो इंद्रिय सुख दुख होंगे उन पर ध्यान देंगे बस, कि तू घर संभल, बच्चे पैदा कर, कोमल रहे, मैं पैसे लाता हूं कठोर बनके। ये अविद्या से भरी नजर है पेट्रियार्की। जैसे किसी को उसके शरीर से संबोधित करके बुलाने पर बुरा लगता है, ए मोटे, काले, काने, लंगड़े, गंजे, बजाय इसके कि वो आपको इंसान यानी चेतना संबोधित करे, तो जो शब्द स्त्री या पुरुष पेट्रियार्की भाव से भरा है, जिसमें आपको देह बोला जा रहा है, ए स्त्री, ए पुरुष, तो बुरा क्यों नहीं लगता? ये मानसिकता पेट्रियार्की है, और इसे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने खुद पर थोपा है, कुछ फायदों के लालच में। जिम्मेदारियों से बचने की आसानी, देह की सुंदरता कोमलता की तारीफ, उससे मिलती मदद का लालच, लेकिन उसकी गणित भी ठीक से वो नहीं कर पाई और खुद को उलझा लिया।
औरत ही औरत की दुश्मन है। ये पेट्रियार्की को औरत का दिया गया बढ़ावा है। जहां लड़की जवान हो गई उसकी शादी करा दो, ये बाप से पहले माँ को दिख रहा है। जहां बहू के बंधन, ताने और हत्या सास और जेठानी मिलकर अंजाम दे रही हैं। जहां देर से ऊपर उठने की बात करने वाली लड़की को उसके आसपास की औरतें चरित्र पर कीचड़ उछाल के रोक देती हैं। शादी पार्टी प्रोग्राम में महिला और ज्यादा महिला बनकर जाती है। आप खुद चेतना की जगह देह का चुनाव करती हैं आकर्षण के लिए। ऐसे में समानता की बात करने वाले लोग दोहरी विरोधाभासी मानसिकता रखते हैं। देह समान है ही नहीं तो उसके आधार पर कैसी समानता दे तुम्हें? पेट्रियार्की तब तक रहेगी जब तक पुरुष खुद को पुरुष और स्त्री खुद को स्त्री देह गुणों से तुलवाएगी। जब तक चेतना का स्तर ऊंचा नहीं होता, ये व्यवस्था हमारे ही लालच से चलेगी। ये देह का कितना कम उपयोग है, केवल शरीर कैसा है वो आपके भाव, विचार, सामाजिक व्यवस्था तय कर रही है। ये कैसी मूर्खता है? आप या तो अपनी कार दिखावे के लिए धोकर रखते हैं या दिखावे के लिए सर्विस सेंटर भेजते हैं, जबकि उसका काम तो एक्सप्लोर करने में था। अब कार आपकी नहीं रही, आप कार हो गए हैं। शिक्षा, विज्ञान, आर्थिक विकास से पेट्रियार्की खत्म नहीं होगी। जब आपको वो फिल्म पसंद आ रही है जिसमें एक लड़की को इम्प्रेस करने में 2 लड़के लगे हैं, तो ये आदिम काल की पसंद है। जंगल में जब इंसान रहते थे तब यही होता था। दिमाग में पेट्रियार्की है और समानता चाहिए। नहीं मिलेगी समानता देह के स्तर पर, क्योंकि वहां समान हो ही नहीं। देह में कैद हो तो महिला खुद को घर में ही कैद रखेगी। एक वेश्या को ज्ञान चाहिए था, लेकिन सारे गुरु पुरुष थे और सबको एहसास था कि हम पुरुष स्त्री की देह गुरुकुल में होगी तो प्रगति नहीं कर पाएंगे और उसके शरीर के आकर्षण में फंस के अपना आचार और लक्ष्य बदल लेंगे। तो वेश्या थक हार कर अपने चेहरे पर जलती सलाखें लगा के चेहरा खराब कराई। उसका तर्क था, जीवन एक है तो मुझे उच्च स्तर पर जाना है। अगर देह आड़े आ रही है तो भाड़ में जाए। कहानी का अर्थ ये नहीं है कि चेहरे को बर्बाद कर लीजिए, लेकिन ये सोच कि देह को जिम्मेदारियों से आराम मिलेगा, देह की तारीफ होगी, देह से आकर्षण होगा, देह के आकर्षण से मदद मिलेगी और आप इसको होने देंगी। उच्च से उच्च स्तर के ज्ञान कौशल को लेने की जड़ में इरादे और वजह देह को आकर्षक बनाना है, तो पेट्रियार्की आप खुद लेकर आएंगी और उच्च स्तर या समानता तो भूल जाइए। स्त्रियों, ईमानदारी और जिम्मेदारी से ऊपर उठिए, तब मुबारक हो आपको असली फेमिनिज्म यानी पुरुष स्त्री की समानता की मांग।